अखिल की संगत, यादें बातें रेडियो की। नमस्कार। आकाशवाणी हो या कोई आजकल तमाम एफएम रेडियो स्टेशन हैं, जो भी रेडियो सुनने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि रेडियो और सुनने वालों के बीच जो सबसे पहली कड़ी होती है वो होती है अनाउंसर, उद्घोषक या रेडियो जॉकी, आप जो भी नाम उसे देना चाहें, जो प्रस्तुत करता है, जो सबसे पहले आपको नमस्कार करता है, सुबह आप वंदना कहता है, जो आकाशवाणी का मीटर बताता है, जो आपसे बात शुरू करता है, आपको ये बताता है कि लीजिए सुनिए राग मालखौस, या आज आप सितार सुनेंगे या सरोद सुनेंगे या आपके मन चाहे फिल्मी गीत सुनेंगे। तो अनाउंसर या उद्घोषक की चर्चा किए बिना किसी भी रेडियो की बात, कोई भी याद पूरी हो ही नहीं सकती। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे अनाउंसर से बात की जाए जो वर्षों से रेडियो से जुड़े हैं, रेडियो में साधना कर रहे हैं। हमारे साथ हैं एक बहुत मशहूर हस्ती, कोटा राजस्थान से राम नारायण मीणा हलधर। और मीणा जी की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ अनाउंसर ही नहीं है, ये बहुत अच्छे गायक हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है, जैसा वो स्वयं के लिए कहते हैं, कि वो खेत खलियानों के किसानों के कवि हैं, बहुत अच्छी गजल कहते हैं और बहुत सुरीली आवाज में कहते हैं। मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने जो कुछ सोशल मीडिया के जरिए मेरा काम देखा और मुझसे बात करने का जो मन बनाया, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि रेडियो से कैसे जुड़े, कैसे इच्छा हुई रेडियो में काम करने की, या सिर्फ रोजगार की जरूरत थी? देखिए, अब मुझे अपनी किशोरावस्था में जाना पड़ेगा, जब हमारे गांव में उस समय न तो बिजली थी और न कोई सड़क थी। पूरी तरह से जैसे अभावग्रस्त जो गांव होते हैं, दूर दराज के जो गांव होते हैं, ऐसा गांव था। और वहां पर रेडियो ही एकमात्र साधन था जिसके माध्यम से हम समाचार सुन सकते थे। खेती बाड़ी की जो जानकारियां थी वो हमारे यहाँ लोग इकट्ठे होकर सुनते थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। और सबसे लोकप्रिय जो रेडियो स्टेशन हमारे गांव में हुआ करता था वो आकाशवाणी इंदौर था, क्योंकि आकाशवाणी इंदौर हमारे वहाँ सबसे ज्यादा स्पष्ट सुनाई देता था। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी क्षमता का वहाँ ट्रांसमीटर है। तो वहाँ का एक कार्यक्रम आता था, खेती और गृहस्थी जी। तो खेती और गृहस्थी कार्यक्रम में नंदा जी और कान्हा जी, दो जोड़ियां हुआ करती थी वहाँ खेती गृहस्थी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले जो थे। मुझे अभी उनका वास्तविक नाम अभी नहीं मालूम, मेरी अभी भी जिज्ञासा है कि वो कौन लोग थे। तो खेती और गृहस्थी कार्यक्रम सुनने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। जगह जगह एक रेडियो सेट के आसपास करीब 10-10, 15-15 लोग गांव में झुंड बनाकर खेती और गृहस्थी कार्यक्रम उस जमाने में सुनते थे। नंदा जी कान्हा जी बहुत प्रसिद्ध एक जोड़ी थी ये। तो बड़ा अच्छा लगता था कि ये कितने महान लोग हैं, कितना अच्छी तरह बोलते हैं। अपनी जो बोली है, मालवी बोली, जो मध्य प्रदेश इंदौर के आसपास बोली जाती है, और हमारी जो राजस्थान की सीमा से लगता हुआ इलाका है, ये इंदौर, उज्जैन, गुना, ये सब, तो यहाँ जो बोली जाती है वो, और हमारे यहाँ जो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले हैं राजस्थान के, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के। तो यहाँ हमारी जो लोकल बोली है वो हाड़ौती है। तो मालवी और हाड़ौती ऐसा माना जाता है कि दोनों बहनें हैं आपस में। तो हमारा एक भावनात्मक लगाव भी था उस बोली से, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था वो कार्यक्रम। फिर वहाँ के जो अन्य जो उद्घोषक थे, उदित तिवारी और निम्मी माथुर, ये दो जो हमारे उद्घोषक थे, ये आपकी चिट्ठियां या जो पत्रोत्तर कार्यक्रम होते थे, अन्य जो फरमाइश के कार्यक्रम होते थे, वो प्रस्तुत करते थे। तो उनको सुनकर और उनके आकर्षण को, उनकी आवाज के आकर्षण को सुनकर वहीं से मेरे मन में लगा कि दुनिया का शायद ये सबसे बेहतर काम है आकाशवाणी में उद्घोषक का काम। फिर मैंने उन्हें एक पत्र लिखा आपके पत्र कार्यक्रम में कि आकाशवाणी में उद्घोषक कैसे बनते हैं। उस समय मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था, तो उन्होंने मेरे पत्र को आपके पत्र कार्यक्रम में शामिल किया और उन्होंने जो प्रक्रिया बताई कि
सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद में फिर रोजगार समाचार पत्रों पर नजर रखें और जब वैकेंसी निकलती है कहीं तो उसमें आप अप्लाई करें। तो वो सारा मेरे को याद था और जैसे ही आकाशवाणी कोटा के लिए वैकेंसीज निकली तो मैंने अप्लाई किया और मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ और उसमें फिर मेरा लिखित परीक्षा में चयन हुआ। फिर उसके बाद में जब हमें ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो मेरा ऑडिशन भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कारण ये था कि रेडियो में जो कार्यक्रम आते थे, जो समाचार आते थे, वो मैं अपने आप बोला करता था सुनकर। हम आकाशवाणी इंदौर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। तो ये जो सारी चीजें थी ये मतलब मेरी रक्त कणिकाओं में घुली हुई थी, मैं सच कहूँ तो इस तरह से मेरा चयन हुआ आकाशवाणी कोटा में। ये 1993 की बात है। तो इस तरह से आपने एक साथ ही एक शब्द जोड़ा था कि रोजगार के लिए, ये रोजगार के लिए नहीं था, रोजगार के लिए बहुत सारे और भी विकल्प सामने थे। ये जुनून था असल में रेडियो में आना। उस जमाने में मेरे लिए सबसे खूबसूरत कोई जॉब था तो आकाशवाणी में उद्घोषक का होना था और साथ ही मैं समाचार वाचक भी बनना चाहता था। आप लोगों को मैं सुनकर और मुझे लगता था कि काश मैं भी NSD में वहां पर रहूं और मैं समाचार पढ़ूं कि आकाशवाणी है, अब आप राम नारायण मीणा से समाचार सुनिए। क्या बात है। और इसके लिए 1996 में मैंने एक एग्जाम भी दिया। मैं लिखित परीक्षा में पास हुआ, स्वर परीक्षा में पास हुआ, पर किन्हीं कारणों से मेरा क्योंकि मैं पहले से जॉब में था तो इस वजह से कोई बेरोजगार अन्य साथी वहां पर आए और उनका चयन हुआ, लेकिन मुझे कोई उसकी ग्लानि नहीं है। लेकिन आकाशवाणी के जो समाचार वाचक हैं वो भी मेरे हीरो हैं, चाहे वो रामानुज प्रसाद सिंह जी हों, चाहे वो हरि संधू सर हों, चाहे अखिल मित्तल हों, चाहे लोचनी अस्थाना हों, चाहे शुभ्रा शर्मा जी हों। मीणा जी, जैसे मैंने स्वयं 1980 में आकाशवाणी नजीबाबाद से अनाउंसर के रूप में मैंने आकाशवाणी में काम शुरू किया था और जब हम अनाउंसर होते हैं तो आप जानते हैं बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उसमें कुछ बहुत रोचक चीजें सहज हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, आपके पास भी बहुत सारे अनुभव होंगे, कोई एक दो अनुभव हमें बताएंगे? मैं आपको कुछ रोचक घटनाएं बताना चाहता हूँ। एक बार हमारे कोटा के एक दंत रोग विशेषज्ञ हैं, सक्सेना जी हैं, तो वो मेरी आवाज के और खासतौर से यहाँ की जो हाड़ौती बोली में मैं कई बार किसानों के कार्यक्रम में प्रस्तुति दिया करता था, तो वो मेरी हाड़ौती के बड़े मुरीद थे। तो वो जब मेरी आवाज सुनते थे तो उन्हें लगता था कि कोई इतनी मैच्योर आवाज है और ऐसा लगता है कि कोई 55-60 साल का व्यक्ति होगा ये बोलने वाला। तो वो एक दिन आए यहाँ पर कार्यालय में कि वो राम नारायण जी से मुझे मिलना है। वो मैं उनकी हाड़ौती सुन के और उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। तो वो आए ड्यूटी रूम में, हम सब बैठे हुए थे। तो उसमें जो हमारा एक सहायक था उसने कहा साहब यही राम नारायण जी हैं। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, आप राम नारायण जी हैं? मैंने कहा जी मैं ही हूँ। अरे आप तो बड़े यंग हो, मैं तो सोचता था कि आप की तो काफी उम्र होगी, आवाज की हमारी इतनी मैच्योर आवाज और ऐसा। मैंने कहा हमारे साथ में यही होता है कि हमें आवाज के माध्यम से कुछ और समझते हैं लोग, तो हम लोग जो है आवाज ही सुनाना चाहते हैं, असल में लोगों को मिलने से थोड़े कतराते हैं। तो एक ये है, बाकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। जैसे हम लोग कई बार रिकॉर्डिंग के लिए बाहर भी जाते हैं, तो पिछले सालों में हमने कुछ प्रोजेक्ट किए, जैसे संस्कार गीतों के एक महापरियोजना महानिदेशालय ने शुरू की थी कि हमारे जितने भी संस्कार गीत हैं उनको प्रत्येक केंद्र रिकॉर्ड करे और उसको संरक्षित किया जाए। तो उस सिलसिले में भी हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर और बहुत रिकॉर्डिंग की। तो हम लोग जब गांव में सुनते थे, मैं आपको बताऊं, जब हमारी माँ, हमारी बुआएं, ये सब जब लोकगीत गाती थी तो
मतलब ऐसा लगता था कि ये क्या है, मतलब हम लोग उस समय अर्थ, उसका महत्व नहीं समझे। लेकिन जब हमने संस्कार गीतों को रिकॉर्ड किया तो लगा कि ये तो इतने इतने बड़ा महाकाव्य है जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो इस काम को करके और हम बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि अभी तक किसी संस्था ने ये काम नहीं किया जो संस्कार गीतों की रिकॉर्डिंग का, उनको लिपिबद्ध करने का, उनका अर्थ सहित और उनका वीडियोग्राफी करवाकर, और हमारे आकाशवाणी महानिदेशालय ने ये काम किया है। तो इस काम को करके बहुत सुकून मिला, लगा कि ये नौकरी नहीं, ये बहुत पुण्य का काम हम लोग कर रहे हैं। मीना जी, जैसे आपने अभी आयु की बात की ना कि वो दंत चिकित्सक आए, बिल्कुल ऐसा ही किस्सा मेरे साथ हुआ जब मैं अनाउंसर बन गया। तो वहाँ एक स्थानीय कॉलेज में एक प्रोफेसर थे मेरी ही आयु के, उनसे परिचय हो गया, दोस्ती हो गई। तो हम शहर में नजीबाबाद, बहुत छोटा सा कस्बा था उस समय में, नजीबाबाद केंद्र के कार्यक्रम बड़े अच्छे होते हैं, अभी भी हम लोग कई बार रात में हमारे यहाँ सुनाई दे जाता था, रात में नजीबाबाद केंद्र। हाँ, तो जी मैं शहर में रहता था, तो वो जो भी बैचलर थे वो घूमते हुए अपना आ जाते थे, हम बैठ के गपशप करते थे। तो उनकी बहन आई हुई थी। अच्छा। वो बड़ौत के रहने वाले थे और उनकी बहन और माँ आई हुई थी। तो उन्होंने बुलाया मुझे कि आप आ जाओ घर पे खाना खाएंगे। तो हम गए। तो वो पहले कह चुके थे कि मेरी बहन बहुत एक्साइटेड है कि भाई ये कौन है, मैंने इनकी आवाज बहुत सुनी है, मैं मिलना चाहती हूँ। और उस जमाने में जैसा आपने भी कहा कि बहुत क्रेज था रेडियो के लोगों से मिलने का, टेलीविजन था नहीं। तो हम गए उनके यहाँ जी। तो बैठ के हम बात करने लगे। अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी फुसफुसाहट भाई बहनों के बीच हो रही है। तो उन्होंने जोर से कहा कि अरे यही है भाई अखिल मित्तल। तो वो बेचारी बड़ी सकुचाई सी। तो मैंने कहा भाई हो क्या गया, क्या बात कर रहे हो तुम? बोले ये इतने दिन से मेरे पीछे पड़ी थी कि उनसे मिलवा दो मुझे, मैंने इसे बताया कि वो मेरे मित्र हैं। तो अब ये कह रही है ये तो वो नहीं हो सकते। इतनी भारी आवाज है, वो तो रेडियो पे तो ऐसा लगता है कि कोई 50-60 साल का बोल रहा है। तो ऐसे संस्करण हम में से बहुतों के पास होंगे। जी, मुझे एक और याद आया मजेदार, मेरे ख्याल से वो सुनने वालों के लिए, आपके लिए रोचक होगा। मुझे ध्यान आया कि बात 1998 और 99 की है। उस समय मेरा स्थानांतरण बांसवाड़ा हो गया था। राजस्थान में एक छोटा सा जिला है बांसवाड़ा, गुजरात से मिलता है उधर। तो वहां हो गया था और उन्हीं दिनों एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था, राम नारायण बाजा बजाए, नारायण का गाया हुआ। तो अब क्या है, मेरा परिवार पूरा गांव में रहता है। तो जो मेरी उम्र के जो लोग थे वो मेरी माँ को चिढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, जैसे ही रेडियो पर गाना आता तो मेरी माँ को सुना देते वो, देख तेरा बेटा तो ये गाना गा रहा रेडियो में। तो वो बड़ी नाराज होती कि नहीं, मेरा बेटा तो गाना थोड़ी गाता है, मेरा बेटा तो वहाँ ऑफिस में बैठता है कि देखो ये गा रहा है। मतलब वो इतनी भोली मेरी माँ है कि उसको खूब परेशान किया करते थे कि राम नारायण बाजा बजाए, तो तेरा राम नारायण तो बाजा बजाता है, कि मतलब वो इस तरह से चिढ़ाते थे। तो मेरी माँ को बड़ा दुख होता था। फिर वो जब मैं मिलता था तो कहती मेरे से कि तू काम क्या करता है ये बता एक बार तो मुझे। मैंने कहा माँ मैं ऑफिस में काम करता हूँ, रेडियो में बोलने का काम। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि तेरा बेटा तो बाजा बजाता है। और एक बार हमारे क्या है, गायें और भैंसें थी उस समय जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। और गायें भैंसें जब शाम को घर पे आती हैं तो जो घर पे व्यक्ति होता है उसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो बछड़े के पास न चली जाए, वरना वो बछड़ा दूध पी जाएगा सारा, वो गाय का तो दूध बिना रह जाएंगे सारा। तो अब मैं क्या है कि मैं शाम को घर पे था और हमारी भैंसी जो है वो घर पे आ गई, और मैं सीता का गीत माला सुनने में इतना मस्त कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो गाय भैंसे आके और अपने बछड़ों के पास में चली गई और वो सारा दूध पी गए बछड़े। तो मेरे पिताजी आए
तो उन्होंने देखा कि मैं तो गाना सुनने में मस्त हूँ, शिवा गीतमाला पर टॉप 10 गाने और कि इस बार सरताज गाना कौन सा होगा, ये सारा ध्यान वहाँ। तो मेरे पिताजी को बड़ा गुस्सा आया कि यार तुम जो है, मैं दिन भर जो है भैंसों को चरा के और दिन भर मेहनत करके और यहाँ लाया हूँ, तुम इतना सा ध्यान नहीं। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने उठा के मेरा रेडियो और घर के पीछे फेंक दिया सब। मैं दौड़ कर गया तो पीछे घर के पिछवाड़े में जो है बाड़ी में हमारे खेत में, वो वहां जाके पड़ा, वहां राख का ढेर था। तो उस राख के ढेर पर बज रहा गाना जो टॉप था, जी हाँ बेनू भाई हूँ, इस सप्ताह का यू सरताज गीत है। तो मुझे आनंद आ गया कि मैंने कहा मैंने वो गाना सुन लिया। ये रेडियो की दीवानगी है, यही रेडियो की दीवानगी है। जी जी। तो इतना इस हद तक जब शौक हो तो निश्चित रूप से वो आनंद का विषय होता है। मीना जी, आपके व्यक्तित्व का एक बहुत दिलचस्प पहलू है आपका लेखन, आपकी कविताएं, आपकी गजलें, और जैसे आप तरन्नुम में उन्हें गाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपसे बात करें और आपसे कुछ सुने नहीं, और अगर वो रेडियो से जुड़ा हुआ हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैंने कुछ दोहों से मेरी साहित्य की यात्रा शुरू की थी और कुछ अच्छे दोहे शुरुआत में, यानी कि 1994-95 में मैंने कुछ अच्छे दोहे कहे थे। और दोहा लेखन के प्रति निदा फाजली साहब से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उनका जब मैंने दोहा सुना, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, वो वाला दोहा जब मैंने सुना तो मुझे लगता है कि वो मैंने कहा ये बड़ी समृद्ध विधा है, 2 पंक्तियों में बहुत इतनी बड़ी कविता हो सकती है। तो उनको सुनकर मैं अपने दोहे लिखने लगा। मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए जीवन दर्शन पर एक मेरा दोहा है कि जो हम लोग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनके जीवन भर की कमाई क्या होती है। एक दोहे में मैं अपनी बात कहता हूँ, देखें आप। कि रहे किराएदार हम जब तक रहे जवान, रहे किराएदार हम जब तक रहे जवान, चढ़ी न जाए सीढ़ियां खुद का बना मकान। भाई वाह, क्या बात है। किराएदार हम, हर रहे किराएदार हम जब तक रहे जवान, चढ़ी न जाए सीढ़ियां खुद का बना मकान। एक और देखिए कि जो बच्चे होते हैं वो एक निर्धारित उम्र तक अपने पिता का दर्द, अपने पिता की विवशता समझ नहीं पाते हैं। वो किस समय समझते हैं, वो समय इंगित किया मैंने एक दोहे में देख लिया। एक दिन बेटा कहता है अपने पिता से कि समझा पापा आपकी नम आँखों का राज, समझा पापा आपकी नम आँखों का राज, मेरा बेटा देर तक घर नहीं लौटा आज, मेरा बेटा देर तक घर नहीं लौटा आज। कितनी सच्ची बात आपने कही है। हर पिता का, हर पुत्र का ये भाव है। जी जी जी। एक और देखिए, अच्छा लगेगा आपको कि तिनके लेकर बुलबुलें बैठी थी कमबख्त, तिनके लेकर बुलबुलें बैठी थी कमबख्त, वरना कब के गिर गए होते कई दरख्त, तिनके लेकर बुलबुलें बैठी थी कमबख्त, वरना कब के गिर गए होते कई दरख्त।
एक मेरा दोहा है जो बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ जहाँ मैंने सुनाया है, जहाँ जहाँ मेरी कविता पहुंची है वो सुनिएगा। कि नींव खुदाई बाप ने, हर माँ ने ढोई गार, जब मकान बनाया गया। जी जी जी। नींव खुदाई बाप ने, हर माँ ने ढोई गार, अब बेटों ने डाल दी आंगन में दीवार, अब बेटों ने डाल दी आंगन में दीवार। ये कुछ चुनिंदा दोहे थे जो, और एक रेडियो पर कुछ लिखा है आपने? हाँ, रेडियो पर मेरी एक छोटी सी गजल है कि सुरों की राजधानी सुन रहा हूँ, अभी आकाशवाणी सुन रहा हूँ। सुरों की राजधानी सुन रहा हूँ, अभी आकाशवाणी सुन रहा हूँ। कुछ आवाजें पुरानी सुन रहा हूँ, महकती रात रानी सुन रहा हूँ। कुछ आवाजें पुरानी सुन रहा हूँ, महकती रात रानी सुन रहा हूँ। और ये शेर सुनिएगा कि बुढ़ापा दूर से डरता है मुझसे, बुढ़ापा दूर से डरता है मुझसे, खनकती वो जवानी सुन रहा हूँ। बुढ़ापा दूर से डरता है मुझसे, खनकती वो जवानी सुन रहा हूँ। मुझे जसदेव जी की याद आई, मुझे जसदेव जी की याद आई, भीवानी और सयानी सुन रहा हूँ। कभी सीलोन से आती थी छनकर, कभी सीलोन से आती थी छनकर, वो परियों की कहानी सुन रहा हूँ। कभी सीलोन से आती थी छनकर, वो परियों की कहानी सुन रहा हूँ। सुरीली धड़कने हैं भारती की, सुरीली धड़कने हैं भारती की, विविध रंगी सुहानी सुन रहा हूँ। सुरीली धड़कने हैं भारती की, विविध रंगी सुहानी सुन रहा हूँ। सुरों की राजधानी सुन रहा हूँ, अभी आकाशवाणी सुन रहा हूँ। बुढ़ापा दूर से डरता है मुझसे, खनकती वो जवानी सुन रहा हूँ। हाँ मीना जी, आपने तो कैसे कैसे लोगों को याद कर लिया, हरीश भीमानी, अमीन सयानी, जी मैंने कोशिश की और लोगों को पसंद आई ये रचना, तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए जिस संस्थान से हम समाज में इज्जत पा रहे हैं, जिससे हमारा नाम है, उसके प्रति कुछ अगर हम बात कह सकें तो अच्छा लगता है। अब आखिर में कुछ और सुनाना चाहेंगे, कोई एक रचना और छोटी सी? तो मैं एक गजल के 2-3 शेर हैं तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा मेरे बारे में कि मैं गाँव का, खेत खलिहानों का रचनाकार हूँ, और यही मेरे काव्य का सौंदर्य भी है। तो मेरी एक गजल है, फोन करके कभी पूछ ले, इस लाइन से उसे याद किया जाता है। तो मैं इसके संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने गाँव को छोड़कर आ जाते हैं और वहाँ का खेत खलिहान, रिश्तेदार सब कुछ छूट जाता है, तो गांव फिर आपको उलाहने देता है, आपके संबंधियों के माध्यम से आपको उलाहना देता है कि तुम तो गांव छोड़कर चले गए, लेकिन अब हाँ इस गांव की क्या हालत है, कभी आपने सोचा है? ये इस गजल में मैंने तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि उसके 2-4 शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि फोन करके कभी पूछ ले, गांव का हाल कैसा हुआ। हे फोन करके कभी पूछ ले, गांव का हाल कैसा हुआ। हे अपनी सरसों उगी कि नहीं, अरे अपनी सरसों उगी कि नहीं, खाद पानी का क्या क्या हुआ। फोन करके कभी पूछ ले। अब देखिए क्या क्या बदलता है गांव में और आपको पता ही नहीं रहता। आप एक शहर के सीमित से दायरे में
आपकी दिनचर्या चलती रहती है, आप क्या क्या आपसे छूट चुका है। देखें, आप पहला शेर पढ़ता हूँ कि आम के पेड़ अब के बरस मंजरी से लदे की नहीं, आम के पेड़ अब के बरस मंजरी से लदे की नहीं, हर गाय रीति रही या फली, हो गाय रीति रही या फली, उसके बछड़ी या बछड़ा हुआ। क्या बात। फोन करके कभी पूछ ले। अब देखिए, जो बदलाव आए हैं उसमें से एक बदलाव देखें। तेरे बचपन के साथी कई कर्ज में डूब कर मर गए, तेरे बचपन के साथी कई कर्ज में डूब कर मर गए, जो बचे हैं उन्हें सूद का, और जो बचे हैं उन्हें सूद का, दिन ब दिन अस्थमा सा हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात। जो बचे हैं उन्हें सूद का, दिन ब दिन अस्थमा सा हुआ, फोन करके कभी पूछ ले। इस गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बहुत मार्मिक है, लेकिन अब कि जितना पानी कुएं में बचा, आँख में अब बची रोशनी, जितना पानी कुएं में बचा, आँख में अब बची रोशनी, अरे आखिरी वक्त है लौट आ, हाँ आखिरी वक्त है लौट आ, तुझको देखे जमाना हुआ, आखिरी वक्त है लौट आ, तुझको देखे जमाना हुआ, कि फोन करके कभी पूछ ले, गाँव का हाल कैसा हुआ, अरे अपनी सरसों उगी कि नहीं, हो अपनी मक्का उगी कि नहीं, खाद पानी का क्या क्या हुआ। तो ये इस तरह की। भाई क्या बात है, इस गजल में तो बिल्कुल गांव की प्रथा है, और आज के समय में ये बहुत प्रासंगिक है। मैं चाहूंगा वो जो बंद है ना आपका गाय वाला, उसको एक बार दोहराएं। हाँ, फोन करके कभी पूछ ले, गाँव का हाल कैसा हुआ, अरे गाय रीति रही या फली, हो गाय रीति रही या फली, उसके बछड़ी या बछड़ा हुआ, फोन करके कभी पूछ ले। मीना जी, बहुत बहुत मजा आया, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस बातचीत को बंद करने का। आप जिस तरन्नुम से गा रहे हैं और जो भाव है आपके पास और संस्मरण है, हम इस चर्चा को फिर आगे कभी करेंगे। आपके संस्मरण और गजलें और गीत जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से जो सुनने वाले हैं, जो आपके इस कार्यक्रम को सुनेंगे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार। यादें बातें रेडियो की जारी रहेंगी। नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।